हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन रिवेंज ड्रामा के बारे में जिसका नाम है सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस या फिर वेंजेंस इज माइन। यह फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्टर है नन अदर देन पार्क चैन वुक। IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 54% एंड मेटाक्रिटिक स्कोर है 56%। दोस्तों, इस फिल्म में मेनली 4 कैरेक्टर्स है। रू, जो शॉल्स शहर में रहता है, एक फैक्ट्री वर्कर है, लेकिन ना वो कुछ बोल सकता है ना सुन सकता है, मतलब वो गूंगा और बहरा है। इम, जो रू की बड़ी बहन है। चा, जो रू की गर्लफ्रेंड है और एक अंडरग्राउंड टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा है। और पार्क, जो एक वेल्दी बिजनेसमैन है। ये कहानी मेनली रू और उसकी एल्डर सिस्टर एम की है, मगर धीरे धीरे बाकी के कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं और इस कहानी को आगे ले जाते हैं। स्टार्टिंग में ही हमें पता चलता है इम मतलब रू की एल्डर सिस्टर बहुत बीमार है और उसे इमीडिएटली किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। उनके पास पैसे तो है, लेकिन आजकल डोनर मिलना इजी नहीं है, समय भी कम है। तो रू डिसाइड करता है वो खुद ही अपना एक किडनी अपनी बहन को डोनेट करेगा। प्रोसेस भी शुरू हो गया था, मगर ब्लड टेस्ट करने पर डॉक्टर्स को पता चलता है दोनों की ब्लड ग्रुप्स अलग है, मतलब उसका किडनी उसके बहन के किसी भी काम का नहीं है, उसे वेट करना ही होगा। रू एक फैक्ट्री में लेबर है, तो पूरा दिन काम करने के बाद घर लौट के उसे अपने बहन का ख्याल भी रखना है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के काफी क्लोज है। रू बोल नहीं सकता, मगर वो लिख कर अपनी फीलिंग्स जाहिर करता है। बचपन से उसकी बहन ने ही उसकी परवरिश की है, बिल्कुल एक माँ की तरह। रू के स्टडी के लिए उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा था। रू एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, वो बहुत अच्छा पेंट करता है, तो उसका सपना पूरा करने के लिए इम एक फैक्ट्री वर्कर बन गई। समय बीतता गया और एक दिन इम सीरियसली बीमार पड़ गई। डॉक्टर्स ने कहा था उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, मगर रू अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था। उसने आर्ट स्कूल छोड़कर एक फैक्ट्री ज्वाइन कर लिया। उससे जितना हो सकता था उसने किया, लेकिन एक डोनर के बिना सिर्फ डायलिसिस से वो कितना दिन जिंदा रह सकती है। इम के शरीर में काफी तकलीफें थी, उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था हमेशा, मगर उसे हमेशा के लिए हॉस्पिटल में रखना रू अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो लास्ट चेकअप के बाद रू उसे घर ले आता है और हॉस्पिटल वालों ने कहा था डोनर मिलने पर वो लोग कांटेक्ट करेंगे, लेकिन बहुत दिन हो जाने के बाद भी उन्हें परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा था। रू बहुत परेशान हो चुका था, रात में ठीक तरह से सो भी नहीं पाता था, अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता था और कभी कभी वो तो काम पे भी नहीं जाता था, और इसी वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। उसने घर में इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने बीमार बहन को और परेशान नहीं करना चाहता था। वो हर रोज घर से निकल जाता था, कुछ समय इधर उधर भटकता था, हॉस्पिटल्स में जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करता था, और बाकी का समय वो अपने गर्लफ्रेंड चा के साथ स्पेंड करता था। एक दिन जब रू एक पब्लिक टॉयलेट में था, उसे दीवार पे एक स्टिकर दिखाई देता है जिस पे लिखा था किडनीज फॉर सेल, और नीचे एक नंबर भी दिया गया था। कुछ गुंडे जैसे लोग इन स्टिकर्स को पेस्ट कर रहे थे और ये ब्लैक मार्केट किडनी डीलर्स थे। रू ने सोचा उसे किडनी से मतलब है, जहां से भी मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर से तो कुछ होप नहीं मिल रहा, तो वो उनसे कांटेक्ट करता है और उनसे मिलने भी जाता है। 2 आदमी उसे लेकर एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहां पर रू को पता चलता है ये डीलर एक महिला है। यहाँ पर उनका एक मेकशिफ्ट ऑपरेशन थिएटर जैसा कुछ है, और शायद ये ग्रुप ऐसे ही ऑपरेट करती है। ये लेडी रू से कहती है उन्हें 10 मिलियन वॉन देना होगा, साथ ही साथ अपना किडनी भी। उसके बदले में उसे अपने बहन के लिए किडनी मिलेगा। उसके पास पैसा तो था, मगर ये उसका वन एंड ओनली सेविंग्स था जो उसने इम के ऑपरेशन के लिए जमा किया था। अगर सिर्फ किडनी खरीदने में ही पूरा पैसा निकल जाएगा तो बाकी का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। रू रात भर बहुत सोचता है और सुबह वो डिसाइड करता है उसे ये ऑफर मंजूर है। पहले उसे किडनी तो मिल जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ जुगाड़ वो जरूर कर लेगा। वो अपने बहन से कहता है फैक्ट्री में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होने वाली है जो 3 दिन तक चलने वाली है, मतलब वो 3 दिन तक घर नहीं लौटेगा। ऑपरेशन के लिए इतना ही वक्त चाहिए था। उस बिल्डिंग में पहुंचकर वो उस लेडी को सारा पैसा दे देता है और उसे कहा जाता है ऑपरेशन आज ही होने वाला है। उसे सेंसलेस किया जाता है, और जब उसका सेंस लौटता है वो देखता है वो उसी बिल्डिंग में फ्लोर पे पड़ा हुआ है। वो लेडी, वो गुंडे, सभी लोग गायब हो गए थे और उनका सारा सेटअप भी। ऑपरेशन हो चुका था, उन्होंने रू से उसका किडनी तो ले लिया था, मगर बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला था। वो वहां पर होपलेसली पड़ा था, ना उसके पास कोई पैसा था ना कपड़ा। स्टिचेस लगे थे, ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन उन लोगों ने एक बैंडेज तक नहीं डाला था। फिजिकल पेन तो था ही, साथ में मेंटली भी रू बिल्कुल डिवास्टेटेड हो चुका था। उसी हालत में नेकेड वो किसी तरह से वहां से निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है।
उसने इतना सब कुछ किया था मगर उसके गर्लफ्रेंड चा को कुछ भी नहीं पता चला। चा उससे बहुत नाराज थी। उसने क्यों एक बार भी डिस्कस नहीं किया। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, उन्हें आगे का सोचना था। अभी तो उनके पास पैसा भी नहीं है। तो चा एक प्रैक्टिकल प्लान बताती है और उसका प्रैक्टिकल प्लान ये था, वो लोग रू के बॉस की बेटी को किडनैप करेंगे। रैंसम अमाउंट होगा 26 मिलियन वॉन। पैसा मिलने पर वो लोग बच्चे को वापस कर देंगे। इसी बीच हॉस्पिटल से रू को कॉल किया जाता है और डॉक्टर से मिलने पर रू को पता चलता है फाइनली डोनर मिल गया है जो परफेक्ट मैच है। ऑपरेशन नेक्स्ट वीक ही करना होगा तो इम को विद इन 5 डेज हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। उसकी बहन ठीक होने वाली थी, उसे तो खुश होना चाहिए था, मगर ये बात सुनकर वो और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे बेहद अफसोस हो रहा था। उसने अगर थोड़ा सा वेट किया होता तो आज उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभी उसके पास मौका तो है मगर ना समय है ना पैसा। तो फाइनली वो चा के प्रैक्टिकल प्लान को ही एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि सच में वो लोग बहुत रिच है। उनके लिए ये पैसा कुछ भी नहीं है, मगर इन पैसों के बिना इम जिंदा नहीं रह सकती। चा रू नेक्स्ट डे से ही अपने बॉस के घर के आसपास नजर रखने लगते हैं, बट पहले दिन ही उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उनका प्लान बिल्कुल बदल चुका था। वो लोग उस आदमी के घर से कुछ ही दूर वेट कर रहे थे, तभी वो लोग देखते हैं उसके बॉस से मिलने आया है उसका दोस्त पार्क, जो खुद भी एक बहुत ही फेमस कंपनी का मालिक है, बिजनेस टाइकून। उनके साथ उनकी बेटी यूसु भी है और वो लोग शायद कहीं घूमने जा रहे हैं अपने अपनी बेटी के साथ। पार्क गाड़ी स्टार्ट तो करता है मगर वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि शायद उसके गाड़ी के नीचे कोई आ गया था। जल्दी से वो लोग बाहर निकलते हैं और पता चलता है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंटेंशनली वहां पर लेटा था। इसका नाम है पेंग। पार्क उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि वो असल में उसके कंपनी में ही काम करता था, लेकिन रिसेंटली उसके लापरवाही की वजह से उन्हें नुकसान हुआ था, इसीलिए पार्क ने उसे फायर कर दिया था, कंपनी से निकाल दिया था। पेंग बहुत माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, क्योंकि अगर उसे जॉब नहीं मिलेगा तो उसके 6 बच्चों को भूखा मरना पड़ेगा। बीवी तो कब की भाग चुकी है, अभी ऐसे हालत में दूसरी नौकरी उसे कहाँ से मिलेगी। मगर पार्क उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन पेंग भी काफी जिद्दी है। वो एक चाकू से अपना ही पेट काट कर सुसाइड करने की कोशिश करता है, मगर कर नहीं पाता। पार्क उसे वहां से भगा देता है और ये सब देखकर रू बहुत डर जाता है। अगर वो लोग अपने बॉस के बच्ची को किडनैप करेंगे तो पहला शक तो उस पर ही जाएगा, क्योंकि उसके बॉस को तो पता है रू उससे बदला लेने के लिए ये सब कर सकता है। प्लान बदलना ही होगा, मगर थोड़ा सा। वो लोग बॉस के बेटी को नहीं बल्कि पार्क की बेटी यूसु को किडनैप करते हैं। पार्क के साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो पुलिस को भी कुछ भी शक नहीं होगा। वैसे भी पैसा मिलने के साथ साथ वो लोग तो यूसु को भेज देंगे, तो यहाँ पर पुलिस इन्वॉल्वमेंट की तो जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। आजकल तो बहुत सारे केसेस में ऐसा ही हो रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो एज प्लान्ड यूसु को किडनैप किया जाता है, लेकिन उसे भी नहीं पता चलता। उसे कहा जाता है उसका पिता कुछ दिन के लिए बहुत बिजी रहने वाले हैं, इसीलिए यूसु उनका दोस्त रू के घर में कुछ दिन रहने वाली है। ये बच्ची उसका ये बात मान लेती है, क्योंकि शक करने जैसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उसे। कुछ समय चा के साथ उसके घर में, बाकी का समय रू के घर में वो रह रही थी। इम को कहा गया था यून्स के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रखना होगा। इम भी बिलीव कर ली थी। रू कुछ बिट्स कलेक्ट करके उससे एक नेकलेस बनाता है और यूनसु को गिफ्ट करता है। इसके बाद उसका एक फोटो क्लिक करता है और उसी नेकलेस के बदले में उसे यूनसु का डॉल मिल जाता है। ये डॉल उसका फेवरेट है और उसके पिता ने ही उसे गिफ्ट किया था। यही डॉल रू पार्क को भेजता है एक लेटर और यूनसु के फोटो के साथ। उन्हें बस 26 मिलियन वॉन ही देना होगा और पुलिस को कॉल नहीं करना होगा। उन्हें एक आइसोलेटेड प्लेस में जाकर बैग रखने के लिए वो लोग कहते हैं। किडनैपिंग के समय यूनसु के पास एक फोन था, उसके माँ ने उसे दी थी, तो पार्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो लोग उसी फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। चा उसे फॉलो कर रही थी और हर एक अगले स्टेप के बारे में इंस्ट्रक्ट कर रही थी। फाइनली जब वो उस प्लेस में जाकर पहुंचता है, रूस का फेस प्लास्टिक से कवर करके उसे एक लैंप पोस्ट से बांध कर पैसा लेकर भाग जाता है। इधर घर में इम को रू के पॉकेट से एक चिट्ठी मिलती है उसके कंपनी का, जिससे वो समझ जाती है रू को जॉब से निकाल दिया गया था। वो कंपनी में कॉल करती है और उसके को-वर्कर से बात करती है और वहां से ही उसे यूनसु के बारे में पता चलता है। वो समझ जाती है ये लड़की उसके किसी दोस्त की बेटी नहीं है, उसके किसी भी दोस्त का कोई भी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था और ये लड़की यहाँ पर ऐसे ही नहीं आई है, इसे जरूर रू ने किडनैप किया होगा। उसे बहुत खराब लगता है, सिर्फ उसी के लिए रू को इतना कुछ करना पड़ रहा है।
वो अपने आप को एक बोझ समझने लगी थी और ऐसे हालत में जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। रात में जब रू पैसा लेकर घर लौटता है, वो बहुत ज्यादा खुश था। उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। लेकिन घर लौटते ही यूनसू उसे एक लेटर देती है और ये एक्चुअल में इम की सुसाइड नोट थी। यहाँ पर लिखा था, उसे पता चल चुका है यूनसू के किडनैपिंग के बारे में और ऐसे हालत में जिंदा रहना उसे मंजूर नहीं है। उसका लास्ट विश यही था, उसकी लाश को उसके फेवरेट प्लेस में दफन करना होगा और ये प्लेस रू और इम दोनों का ही फेवरेट है। वो लोग बचपन में वहां पर एक साथ बहुत समय बिताते थे। रू उसी रात इम की लाश को ले जाकर उसी रिवर बेड में दफन कर देता है, मगर वो अपने साथ यूनसो को भी वहां पर ले गया था क्योंकि उसे घर में वो अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो गाड़ी में सो रही थी जब एक पागल आदमी आकर उसके पास से उसका नेकलेस छीनने की कोशिश करता है। उसकी नींद टूट जाती है और वो भागकर रू को बुलाने जाता है। वो रू को जोर जोर से आवाज दे रही थी मगर रू को तो कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। इसी बीच यूनसू पानी में गिर जाती है और उसे स्विमिंग नहीं आती थी तो वो अपने आप को सेव भी नहीं कर पाई। वहीं पर पानी में डूबकर उस छोटी सी बच्ची की मौत हो गई। रू अपना काम खत्म करने के बाद जब वो पीछे मुड़ता है तब उसे पानी में यूनसू की लाश दिखती है। वो पागल उसका हाल लेकर निकल जाता है मगर रू को वहां पर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि बचपन में उसे वो पानी गहरा लगता था, इसीलिए अभी भी उसे डूबने का डर है। फाइनली वो उस बच्ची को बाहर तो निकालता है मगर अभी उसे पता नहीं है इसके बाद उसे क्या करना चाहिए, तो वो सिंपली वहां से भाग जाता है और चा से जाकर मिलता है। उधर लोकल पुलिस यूनसू की बॉडी को लोकेट करती है और पार्क को भी शायद लोकल लोग ही रेस्क्यू करते हैं जो लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन इसके लिए उसे पूरी रात वेट करना पड़ा। नेक्स्ट सुबह उसे अपनी बेटी के बारे में पता चलता है तो वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव चोई को हायर करता है इन्वेस्टिगेट करने। यूनसू के फोन को ट्रैक किया जाता है और वो लोग इवेंचुअली उसी घर में जाकर पहुंचते हैं जहाँ पर रू इम के साथ रहता था, लेकिन अब यह घर खाली है क्योंकि रू ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है। इसी बीच पार्क को याद आता है पेंग के बारे में। हो सकता है इस सब के पीछे वो ही है, तो वो चोई को लेकर उसके घर जाता है, लेकिन वहां पर जाकर उसे और एक सच्चाई के बारे में पता चलता है सच में पेंग की हालत बहुत खराब है और उसने पॉइजन कंज्यूम करके सुसाइड किया है अपने पूरे परिवार के साथ। उनमें से एक छोटा सा बच्चा जिंदा था तो पार्क उसे जल्दी से हॉस्पिटलाइज करता है मगर वो सरवाइव नहीं कर पाता। क्लियरली पेंग इन सब के पीछे नहीं हो सकता था क्योंकि सिंपली वो इतना सब कुछ प्लान करने के सिचुएशन में ही नहीं था। पार्क फिर से रू के घर में वापस जाता है और जब वो यूनसू की फोटो से मिलाकर देखता है तो उसे इस घर का वॉलपेपर जाना पहचाना सा लगता है। कोइंसिडेंटली जब वो इस घर में था तो नेक्स्ट फ्लैट में कोई रेडियो सुन रहा था। रेडियो में एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम है अफेक्शन। रू और इम इस प्रोग्राम का एविड लिसनर था और रू ने कई बार यहाँ पर चिट्ठी भी लिखा है। इनफैक्ट इम के गुजर जाने के बाद भी उसने कुछ पेंटिंग्स के साथ एक लेटर सेंड किया था और अभी इस प्रोग्राम की होस्ट वही लेटर रीड कर रही थी। पार्क बहुत ध्यान से सुनता है और उसे पता चलता है इस लेटर का सेंडर का नाम है रू। इस घर के मालिक का भी नाम है रू, तो वो इजीली गेस कर लेता है शायद इन दोनों में कोई कनेक्शन है। एटलीस्ट चांस लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो नेक्स्ट डे ही इस रेडियो स्टेशन में जाकर इस लेटर के बारे में पता लगाता है। वहां पर उसे कुछ पेंटिंग्स मिलता है जो एक्चुअली उस दिन के सिचुएशन को परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा था और उसी पिक्चर से उसे पता चल चुका था इम की बॉडी कहाँ पर है। रिवर बेड से इम की बॉडी को पार्क ढूंढ निकालता है और बाद में ऑटोप्सी से पता चलता है उसके इस बीमारी के बारे में। जो हॉस्पिटल में जाकर पता करता है इम को डोनर तो मिल गया था मगर पैसा ना होने के कारण से उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया। धीरे धीरे पार्क सब कुछ क्लियरली समझने लगा था और अभी उसे बदला लेना था। उधर हम रू को देखते हैं, वो चा के मदद से उन ब्लैक मार्केट डीलर्स को फिर से ढूंढ निकाला है और उनसे मिलकर उनका खून भी कर दिया है। बट नॉट ओनली दैट, उसने उनके शरीर से उनका किडनीज भी अलग कर लिया है, मगर इस प्रोसेस में वो खुद भी जख्मी हो गया था। अब रू का पता चल चुका था तो चा को ढूंढ निकालना पार्क के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। पार्क उसके घर जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है, उसे मारता है, पीटता है, इलेक्ट्रोक्यूट भी करता है और चा के लिए इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पॉसिबल नहीं था। वो गुजर जाती है, लेकिन मरने से पहले वो पार्क को वार्न करती है अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसके ग्रुप के लोग पार्क को नहीं छोड़ेगा। उसने ऑलरेडी उन्हें उसका फोटो दे दिया है, लेकिन पार्क को ना कोई परवाह है ना कोई डर। अभी उसे रू को ढूंढना है। उसे रू के एक दोस्त से मतलब उसे टॉर्चर करके उसे रू के नए घर के बारे में पता चल चुका था और अभी वो उसी के घर में जाकर उसके लिए वेट कर रहा है। रू जैसे ही घर पहुंचता है
पार्क उसे एक बूबी ट्रैप में फंसाकर सेंसलेस कर देता है और उसे ले जाता है उसी रिवर साइड में जहाँ पर उसकी बेटी की मौत हुई थी। उसने ऑलरेडी रू की बहुत अच्छी तरीके से पिटाई की थी। अब उसे ले जाकर पानी में फेंक देता है, मगर अभी भी वो जिंदा था। तो पार्क उसे उसी के चाकू से स्टैब करके खून कर देता है और उसके लाश को छुपाने के लिए वो उसके शरीर को टुकड़ों में काट लेता है। इसके बाद उन टुकड़ों को प्लास्टिक बैग्स में डालकर कहीं दूर ले जाता है, मगर वो अपने जुर्म को छुपा नहीं पाया क्योंकि जब वो खुदाई कर रहा था उसी वक्त वहां पर चा के ग्रुप के लोग आ जाते हैं और पार्क को मार डालते हैं। शिकार और शिकारी दोनों की ही लाश वहीं पर पड़ी रहती है, सबके नजरों से बहुत दूर। दिस फिल्म एंड्स हियर। दोस्तों, ये फिल्म असल में पार्क चैन वुक का दी वेरी फेमस थीमेटिक वेंजेंस ट्रायलॉजी का पहला हिस्सा था। इसका और दो हिस्सा ओल्ड बॉय 2003 में रिलीज हुआ था एंड लेडी वेंजेंस 2005 में रिलीज हुआ था। ये दो फिल्म्स काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन ये फिल्म पर्टिकुलरली दिस फिल्म बॉक्स ऑफिस में उतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया। इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिला, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड्स जीते थे। ये फिल्म एक रिवेंज स्टोरी है, लेकिन ये फिल्म क्लास डिस्क्रिमिनेशन को भी बहुत क्लियरली पोर्ट्रे करती है इकोनॉमिकली। एक तरफ है रू, उसे अपने बहन के ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर हिम। अगर दूसरी तरफ हम देखें पार्क को, जिसके लिए ये पैसा कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी वो अपने एक एम्प्लॉय को हेल्प नहीं करना चाहता था। ये कहानी है हेल्पलेसनेस की, जहाँ एक भाई को अपना किडनी बेचना पड़ा था अपने बहन के ट्रीटमेंट के लिए, मगर बदले में उसे सिर्फ धोखा ही मिला। ये कहानी दर्शाती है हम एज एन इंडिविजुअल कितना कमजोर है। पार्क, जो इतना फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेस टाइकून है, वो रू जैसे एक मामूली लेबर के बात मानने पर मजबूर हो गया था। सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। इस फिल्म में कौन प्रोटैगनिस्ट है, कौन एंटागनिस्ट है, कुछ क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। कभी लगता है रू एक असली हीरो है जो अपने बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और जब उसे जस्टिस नहीं मिलता तब वो रिवेंज भी लेता है, बट एट द सेम टाइम वो विलेन भी है। उसने अपने स्वार्थ के लिए एक इनोसेंट को किडनैप किया, भले ही उसका कोई कसूर नहीं है, मगर इनडायरेक्टली वो भी यूनसू के मौत के लिए जिम्मेदार है। ऑन दैट नोट, पार्क यूनसू का पिता एक एवेंजर है। रू ने उसके साथ अन्याय किया था, अभी उसे बदला लेना है, मगर लास्ट तक क्या होता है, सभी को लगता है उन्होंने अपना बदला ले लिया, मगर ये चेन ब्रेक ही नहीं होता। एक के बाद एक बदला लेने के चक्कर में अल्टीमेटली सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस फिल्म की थीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर साथ ही साथ इस फिल्म में कई सारे फनी सीन्स भी है, डार्क ह्यूमर जो सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। एक्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज्यादा ना कम। ओवरऑल स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी है, मगर फिर भी इस फिल्म में कई सारे लिंक्स मिसिंग हैं। कुछ पार्ट्स हमें सोचने पे मजबूर कर देता है, ये यहाँ पर कैसे आया, या फिर इसको इसके बारे में कैसे पता चला। बट अगेन, इसी फिल्म में हमें ऐसे कुछ क्लूज मिल जाते हैं जिससे हमें वो मिसिंग पार्ट्स गेस करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।